इसी तरह से आपके पास क्या दिया गया है, इफ यू आर गिवन द ग्रॉस प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट। नाउ यहाँ कितने ग्रॉस प्राइस दिए गए हैं? ग्रॉस प्राइस आपको क्या दिया गया है? 282। देन सेल्स टैक्स, देन सेल्स टैक्स विच इट इंक्लूड्स, कितना दिया गया है भाई इसमें? 20% दिया गया है। तो आप मुझे बता सकते हैं कि इसका नेट प्राइस क्या होगा? ग्रॉस प्राइस आपको क्या दिया गया है? ग्रॉस प्राइस मुझे बताएंगी कितना डॉलर दिया गया है? 282। सेल्स टैक्स आपका 20% के हिसाब से कितना निकल कर आएगा, प्लीज बताएं। मैंने आपको सेल्स टैक्स कैसे निकालना बताया था लास्ट टाइम। 282 है तो सेल्स टैक्स कैसे निकालेंगी? सेल्स टैक्स निकालने का फॉर्मूला क्या था? 282 मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज कितनी है भाई? 20। नॉट डिवाइड किससे कराएंगी? 100 से। ग्रॉस प्राइस के लिए आप निकालिए हो, ग्रॉस प्राइस होगा तो 100 से नहीं होगा डिवाइड, किससे होगा डिवाइड? कितना हो जाएगा? 120 हो जाएगा। वेरी गुड। नाउ बताएं मुझे कितना सेल्स टैक्स निकल कर आ रहा है इसका? हाँ हाँ, 282 है, सॉरी। कैसे आ रहा है? आपने सही करा था। 282 मल्टीप्लाई बाय 20 डिवाइड बाय 120, ऐसे ही करा है। 47। 47 आपका क्या निकल कर आया भाई? सेल्स टैक्स। ग्रॉस प्राइस में से जब आप सेल्स टैक्स माइनस करते हैं तो आपके पास क्या आता है? क्या आता है? ये वैल्यू क्या आएगी? ये वैल्यू क्या कहलाएगी? नेट प्राइस कहलाएगी। ये थोड़ी छोटी छोटी बातें हैं लेकिन इसको आपने याद रखना है। ग्रॉस प्राइस का मतलब, ग्रॉस का मतलब है उसमें ऐड है, अभी डिडक्ट नहीं हुआ हुआ। क्या ऐड है? सेल्स टैक्स ऐड है। जब आप सेल्स टैक्स एक्सक्लूड कर देंगे, निकाल देंगे, तो वो क्या रहेगा? नेट प्राइस। नेट प्राइस का मतलब है इसमें से डिडक्शन हुई हुई है। किसकी डिडक्शन हुई हुई है? सेल्स टैक्स की। 282 माइनस 47 कितना आ जाएगा? 47 आपने निकाला है ना? कितना आ जाएगा? 235। समझ में आई ये चीज? इसी चीज को आप दोनों से चेक कर सकते हो। देखो, अगर आपको ग्रॉस नहीं दिया जाए और टैक्स आपको परसेंटेज में दे दिया जाए, तब आपने नेट पे कैसे मालूम करना है? अलग नहीं आएगा, वही आएगा। कितना आया है आपके पास? 47 आया है ना अभी सेल्स टैक्स। इसी तरह से आपका सेल्स टैक्स नेट पे अगर आपको निकालने का कहा जाए, कितना है नेट प्राइस भाई? 235। कितना है? 235। परसेंटेज कितनी दी गई है सेल्स टैक्स की? आपने कहा 20%। ठीक है, अभी 20% है, लेकिन इसमें डिवाइड कितने से करना है? आपने कहा हम नेट है, तो नेट पे हम डिवाइड कितने? 100 से करेंगे बस। क्लियर है? करके देख लें आप कितना आ रहा है। 47 आ रहा है। चेंज नहीं होगा, क्यों? क्योंकि आप में ग्रॉस में क्या होता है? सेल्स टैक्स इंक्लूड होता है। इस वजह से हम उसकी परसेंटेज, देखो 100%, नेट का मतलब है 100, इसमें फिर आपने और क्या ऐड करा? जब ग्रॉस की बात आ गई थी तो आपने उस सेल्स टैक्स का भी जो परसेंटेज है वो इंक्लूड कर ली। क्लियर है? नेट परसेंटेज, नेट प्राइस का मतलब है 100%। ग्रॉस का मतलब है आपने सेल्स टैक्स भी इंक्लूड करना है। जस्ट फॉर्मूला, अगर मैं रट्टा मारने के लिए बोलूं तो आपके पास रट्टा क्या है? आपने अमाउंट लिखी, ग्रॉस प्राइस की, मल्टीप्लाई करवाया जितनी परसेंटेज दी गई है उसको, और डिवाइड करवा दिया 100 में एड ऑन करके। ठीक है?
लेकिन अगर यही चीज मैं आपको समझाऊं कि ग्रॉस का मतलब है क्या, ग्रॉस में आपकी सेल्स टैक्स की भी अमाउंट ऐड है। तो अगर मैं नेट समझ रही हूँ कि नेट 100% है, तो ग्रॉस का मतलब क्या होगा, ग्रॉस में आप उसको इंक्लूड कर दोगे तो 100 प्लस हो जाएगा। क्लियर है, 100 प्लस यानी अगर 20% दी गई है तो 120 हो जाएगा, अगर 30% सेल्स टैक्स दी है तो 130 से डिवाइड करना होगा। क्लियर है यहाँ तक। तो ग्रॉस प्राइस आपने जो सेल्स टैक्स निकालना है ग्रॉस प्राइस में, तो डिवाइड करना है 100 प्लस करके, जस्ट, और कुछ भी नहीं है। जस्ट आपने अमाउंट पहले भी ग्रॉस प्राइस में भी लिखनी होती है, नेट प्राइस में भी लिखनी है, परसेंटेज भी आपकी सेम रहेगी सेल्स टैक्स की, जस्ट आपका डिवाइड होने का चेंज हो जाएगा। नेट का मतलब है 100 तो 100 से डिवाइड कर दो, ग्रॉस का मतलब है उसमें इंक्लूड है सेल्स टैक्स, तो आपने 100 में सेल्स टैक्स की भी परसेंटेज इंक्लूड कर दी। कह रहे हैं यहाँ तक, समझ में आया ना। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ दो प्रोडक्ट्स आपके पास दी गई हैं, कितनी प्रोडक्ट्स है आपके पास, दो। रीड करिएगा क्या लिखा हुआ है। यानी यहाँ दो प्रोडक्ट है, एक आपके पास क्या है, प्रोडक्ट ए, दूसरे आपके पास लिखेगी प्रोडक्ट बी। ठीक है ना। क्या पहली बात लिखी है, क्या है ये 705, किसकी ग्रॉस प्राइस है, ग्रॉस प्राइस है भाई प्रोडक्ट ए की, ये बात क्लियर है, कितनी दी गई है, 705। सही है। आगे बात बताएं क्या लिखी हुई है, नेट प्राइस है प्रोडक्ट बी की। आपके पास नेट प्राइस कैसे आती है, जब आप सेल्स टैक्स माइनस करते हैं। सेल्स टैक्स अभी तक नहीं मालूम है आप में, आपको दोनों में से किसी का भी, ना प्रोडक्ट ए का ना प्रोडक्ट बी का। फिर नेट प्राइस की बात आई थी कि नेट प्राइस आपको पता है, किसके पता है भाई, नेट प्राइस किसके बताए गए हैं हम, कितने दिए गए हैं, 480 प्रोडक्ट बी के। आगे कोई बात लिखी गई है, आगे क्या बात लिखी गई है, अगर सेल्स टैक्स का रेट 20% है, ठीक है, क्या लिखा है, इफ व्हाट इज द सेल्स टैक्स चार्ज, कितना सेल्स टैक्स चार्ज किया जाएगा अगर सेल्स टैक्स का रेट 20% है। अब मैंने आपको दोनों से बताया था कि आपने ग्रॉस अगर किया जाए तब आप कैसे चार्ज करवा के बताओगे सेल्स टैक्स कितना चार्ज हो रहा है, और अगर नेट प्राइस दिया जाए तब आप उस पर आपने कैसे बताना है। तो ये आपका काम है, जल्दी से इसको क्विकली सॉल्व करें। ये मिसिंग फिगर्स ना आपने पूरा कैलकुलेट करके बताना है कि किसका नेट प्राइस क्या आएगा, सेल्स टैक्स क्या आएगा।
पहले आप एक प्रोडक्ट का फाइंड करो कि सेल्स टैक्स उसका कितना आ रहा है, तो सेल्स टैक्स माइनस करने के बाद आपके पास प्रोडक्ट नेट प्राइस कितने आएंगे, फिर प्रोडक्ट बी पर आना। हो गया। किसका क्या आ रहा है, कैसे बताया था मैंने, क्या आ रहा है आपका, सेल्स टैक्स कितना आ रहा है, 141 आ रहा है। कैसे करा था आपने इसका, आप अपना बताओ, इसका आपने क्या निकाला था, सेल्स टैक्स आपने कहा 141 आ रहा है, ऐसा ही था। फिर आपने माइनस करा हुआ 705 में से, तो आपके पास नेट कितना आ रहा है, क्या मिस्टेक करी, सोचे। 564 आ रहा था। चलिए देखते हैं कि आपने इसको सेल्स टैक्स को कैसे कैलकुलेट करा। कैसे कैलकुलेट करना था, सबसे पहले क्या लिखना था, कितनी है ग्रॉस प्राइस, 705। फिर क्या करना था, कितने से, 20 से मल्टीप्लाई करवाया, यहाँ तक भी सही है। फिर मैंने ना इसको 100 से डिवाइड करवा दिया तो गलत है, क्योंकि ग्रॉस का मतलब क्या है, इसमें सेल्स टैक्स इंक्लूड है। तो आपके पास 100 में ऐड हुआ है, कितना ऐड हुआ है, कितने से डिवाइड होगा भाई, 120 से। अब जब 120 से डिवाइड करा तो फिर आपके पास कितना आ रहा है, 117.5 आ रहा है, तो आप इसको 116 भी, 118 भी कर सकते हैं, 117.5 भी कर सकते हैं, इट्स ओके, का कोई मसला नहीं है। 117.5 आ रहा है, ऐसा ही है। अच्छा माइनस करके अब आप बताओ कितना आ रहा है, 705 माइनस 117.5, 587.5। इसमें डरने वाली बात है,
कोई मसला नहीं है, इसको दोबारा चेक कर ले, राउंड ऑफ भी कर सकते हैं। 587 भी आप लिख सकते हैं क्योंकि राउंड ऑफ हो जाएगा। चेक करने का क्या तरीका था, मैंने अगर चेक करना है तो नेट से भी मैं चेक करके देखूंगी कि मेरे पास सेम सेल्स टैक्स की अमाउंट आ रही है नहीं आ रही, क्या है 587.5। फिर क्या करूंगी मैं, माइनस माइनस करा तो आपके पास 11 है। अगर हम नेट प्राइस से चेक करें तो कैसे निकालेंगे, 587.5 20 और तो आप करके बताओ इससे क्या आ रहा है। 117.5 चेंज हुआ, नहीं हुआ ना, तो इतना डर क्यों रही हो आप? अभी सीखने का टाइम है, सीखने में डरना नहीं है। आप चेक कर सकते हो ग्रॉस पे अगर मेरे सेल्स टैक्स की अमाउंट ये आ रही है तो क्या नेट प्राइस पे भी यही आ रही है नहीं आ रही, वो आप चेक कर लोगे ना। अब आप ये करके बताओ जल्दी से, अब तो समझ में आ गया ना, इसको जल्दी से कर। क्विकली इसको सॉल्व करें। डन, तो थोड़ा क्विकली करें। कैसे लिखेंगे, यहाँ क्या दिया हुआ आपको, ग्रॉस प्राइस या नेट प्राइस दिया है, क्या दिया हुआ है? तो नेट प्राइस के लिए क्या करेंगे, कैसे निकालेंगे सेल्स टैक्स का अमाउंट, क्या लिखेंगे? 480 मल्टीप्लाई बाय 20 और डिवाइड बाय 100 कितना आया, 46 आया। सही है ना, ग्रॉस तक जाने का तरीका प्लस करेंगे ऑब्वियसली, ग्रॉस में इंक्लूड होती है तो आप इंक्लूड करके बता दोगे। 526 ऐसा ही है। अब जरा चेक कर लेते हैं कि आपने सही काम करा है नहीं करा। ग्रॉस प्राइस से आप सेल्स टैक्स के अमाउंट दोबारा चेक करेंगे, 526 आ रहा था आपके पास ग्रॉस प्राइस के अमाउंट। फिर क्या करेंगे आप, 20 से मल्टीप्लाई करवा दिया, फिर 120 से डिवाइड करवा दिया, आप चेक करें। सेम है, चेंज है, क्या बोलती करवाई। 480 multiplied by 20 divided by 100, 96 है, 46 नहीं। हाँ, मतलब आपने गलत करवाया है। ऐड ऑन करें फिर 48 में प्लस 96, सॉरी 96, 480 प्लस 96,
फाइव 576। नाउ चेक करें आप, 576 मल्टीप्लाई बाय 20 डिवाइड बाय 120। सही आ रहा है। इसका मतलब है आप केयरफुली इसको नहीं कर रही थी। यहाँ पे आप आंसर देख सकते हैं, प्रोडक्ट ए के लिए क्या उन्होंने करा हुआ है। सेल्स टैक्स कितना आ रहा है, 117.5। क्लियर है। कैसे करा उन्होंने, सेम उसी तरह से करा। ग्रॉस प्राइस को मल्टीप्लाई करवाया 20 से और डिवाइड करवा दिया 120 से। यानी ग्रॉस प्राइस आपको कितना दिया गया था, 705, मल्टीप्लाई बाय 20 डिवाइड बाय 120। तो आपके पास सेल्स टैक्स की अमाउंट कितनी आई, 117.5। क्लियर है। फिर से आपके पास सेल्स टैक्स कितना आया प्रोडक्ट बी के लिए, 480 आपके पास अमाउंट दी गई थी नेट प्राइस की। और परसेंटेज आपको बताई गई थी कितनी भाई, 20। 480 मल्टीप्लाई बाय 20 डिवाइड बाय 100, तो कितनी अमाउंट आई, 96। क्लियर है। इन तमाम क्वेश्चंस को आपने करना जरूर है घर जाके। इनपुट और आउटपुट सेल्स टैक्स को भी हम पढ़ चुके हैं। अच्छा जी। आपके पास बिजनेस में तमाम जितने भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह होते हैं, जितनी इंफॉर्मेशन होती है, वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है या फिर ऐसा ही है, इम्पोर्टेंट है। तो आपके पास जितनी आपके पास इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, तो उनका क्या करते हैं आप लोग। डिपार्टमेंट में क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन में क्या करा जाता है, उन डॉक्यूमेंट्स को रखा जाता है या फेंक दिया जाता है, रखा जाता है। हम उन तमाम डॉक्यूमेंट्स को सेव करने के लिए पॉलिसी बनाते हैं। हम उस पॉलिसी के तहत अपने पास रखते हैं, जिसके साथ में आपका लिखा हुआ है रिटेंशन पॉलिसी। रिटेंशन पॉलिसी का मतलब है, इस पॉलिसी के तहत हम देखते हैं हमारे लिए कौन से डॉक्यूमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स देखते हैं, सेमी इंपॉर्टेंट देखते हैं, और फिर जो इससे लो होते हैं उनको देखते हैं। उसके हिसाब से फिर हम रख रहे होते हैं कि कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स ऑर्गेनाइजेशन के लिए जिसको हमें हमेशा अपने पास रखना है। कुछ ऐसे होते हैं जो सेमी इम्पोर्टेंट होते हैं, इतने खास नहीं होते हैं। और कुछ ऐसे होते हैं जो आपके लिए, मतलब फॉर एग्जाम्पल आपके जस्ट लाइक आपने पेमेंट वगैरह करी होगी, वो उस साल तक के लिए तो इम्पोर्टेंट है आपकी पे स्लिप वगैरह, लेकिन बाद में हमारे लिए नहीं है, 2 साल 3 साल बाद नहीं है। हाँ, आपकी इंफॉर्मेशन यानी हमारे कस्टमर्स जितने भी इनके इनकी इंफॉर्मेशन मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, ऑर्गेनाइजेशन के लिए इम्पोर्टेंट है। तो हम एक पॉलिसी रखते हैं कि जिसके तहत हमें पता होता है कि हमारे लिए ये मोस्ट इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है, तो इसको हमेशा के लिए रखना है। किसको आपने 6 साल 5 साल 6 महीने, तो इन चीजों के लिए रखना होता है। इसको जस्ट रीड करें, आपको समझ में आ जाएगी बात। क्विकली प्लीज इसको रीड करें। पढ़ लिया, समझ में आ गया। फाइल्स में भी हमारे पास कुछ ऐसी फाइल्स होती हैं जो मास्टर्स फाइल यानी इंपॉर्टेंट होती है, उसको हम परमानेंटली रखते हैं। कुछ टेम्परेरी फाइल्स होती हैं, कुछ एक्टिव फाइल होती हैं, कुछ नॉन एक्टिव होती हैं। जस्ट लाइक अगर हम अपने इंस्टीट्यूशन की बात करें, तो अगर आपने नॉर्मली अपने क्लास में भी देखा होगा या स्कूल लेवल में देखा होगा, जब आपकी अटेंडेंस होती तो एक रजिस्टर पर लिखा जाता था। उसका मतलब है वो रजिस्टर हर बार हर दिन एक्टिव रहता था। कुछ ऐसी फाइल्स होती है नॉन एक्टिव होती है, जिसका कभी कभार आपके पास काम आता है। जस्ट लाइक आपकी रिकॉर्डिंग वगैरह जो आपके पास बायोडेटा है, फाइल वो भी है, लेकिन नॉन एक्टिव तरीके से रखी जाती है कि भाई आपको जितना बायोडेटा है जब जरूरत होती है तो उसको निकाल के देखा जाता है। क्लियर है। तो आपके पास एक्टिव फाइल भी होती है, नॉन एक्टिव फाइल भी होती है, इसी तरह सेमी एक्टिव फाइल भी, की जरूरत पड़ने पे आप उसको यूज करते हो और नहीं होती तो फिर वापस रख दी जाती है। क्लियर है। इसको जस्ट रीड कर लीजिएगा, यू कैन अंडरस्टैंड।
डेटा प्रोटेक्शन, हमारे कस्टमर्स तमाम ऑर्गेनाइजेशन, सिर्फ हमारी नहीं, तमाम ऑर्गेनाइजेशंस में जितने भी डेटा आपके पास कलेक्ट हो रहा है बतौर ऑर्गेनाइजेशन, ये ऑर्गेनाइजेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उन तमाम डेटा को प्रोटेक्ट करे, चाहे वो पर्सनल हो डेटा या फिर आपके कोई कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है, कस्टमर्स के, सप्लायर्स के, अपनी इंफॉर्मेशन के साथ साथ उन तमाम लोगों की इंफॉर्मेशन को भी अपने साथ इसको सिक्योर करना इदारे की जिम्मेदारी है। क्लियर है? ठीक है जनाब, यहाँ तक आपका चैप्टर 1 कंप्लीट होता है। इससे रिलेटेड क्विक क्विज करें। बिजनेस का प्राइम ऑब्जेक्टिव क्या है, प्रॉफिट डिफाइन करें, क्विकली इसको जल्दी से करके बताएं। जस्ट रीड द क्वेश्चन एंड राइट इन योर ओन वर्ड्स। आपके पास ऑलमोस्ट 5 to 10 मिनट्स का टाइम है। भले शुरू के 4 भी कर लें, बाकी आपका होमवर्क है, घर से कर लीजिएगा। 1 2 3 4 तक करके बताएं। 5 मिनट में किसी करना। बिजनेस का प्राइम ऑब्जेक्टिव क्या है लिखा? नहीं, आप लिखो जल्दी से, फिर मुझे बताओ कि आपने नहीं लिखा, ताकि फिर हम साथ के साथ चेक कर लें। बस एक क्विक क्विज है, 2 से 4 मिनट इस पे देंगे, फिर हम आ जाते हैं कि आपके पास चैप्टर से रिलेटेड किस तरह से क्वेश्चन आएंगे। जितने रह जाएंगे आप होमवर्क करके आएंगे। ठीक है, असाइनमेंट है आपका। हाँ, एमसीक्यूज है, लेकिन आपके एक क्विक रिव्यू वो है, एक क्विक समरी है आपके चैप्टर से रिलेट, कि आपने इस चैप्टर में क्या क्या समझा, क्या क्या पढ़ा, आपकी कितनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई इस चैप्टर को समझ के रीड करके। हाँ। हाउ डज द अकाउंटिंग व्यू ऑफ द रिलेशनशिप, किसके रिलेशनशिप का अकाउंटिंग व्यू कह रहा है? बिजनेस और इसके ओनर डिफर फ्रॉम द स्ट्रिक्टली लीगल व्यू। लीगल व्यू हमने पढ़ा था, वो क्या कहता है और हमारे में क्या डिफरेंस है, अकाउंटिंग क्या कहती है रिलेशनशिप उसके। आपको जो भी आ रहा है भी आप थिंकिंग से करो, जितना अंडरस्टैंड करा है उसको करें, फिर हम इसको आंसर देख के बताते हैं। पहले आप अपनी ये बताएं कि आपने इस चीज को, इस कॉन्सेप्ट को कैसे समझा, अंडरस्टैंड करा नहीं करा। और क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट डज ENOE एन ऑन एन इनवॉइस मीन? ये हमने डॉक्यूमेंट्स में मैंने आपको कहा था कुछ इंटरनल कुछ एक्सटर्नल डॉक्यूमेंट्स होते हैं, उससे रिलेट कर रहा है। अगर आप लोगों ने इसको रीड करा होगा प्रॉपरली तो आपको आ जाएगा इसके बारे में।
What type of document would a business raise to give a customer a price for something? कौन सा डॉक्यूमेंट देते हैं जब बिजनेस रेज करते हैं, क्या कस्टमर को जब प्राइस वगैरह किसी चीज का देना, तो कौन सा आपके पास डॉक्यूमेंट आता है, कौन सा डॉक्यूमेंट देते हैं? जो आपको समझ आ रहा है आप वो करो, क्योंकि इसको आपने रीडिंग के साथ जब पूरा पढ़ा होता है कंसंट्रेशन के साथ तो फिर आता है। ये तो ओवरव्यू हमने तमाम चीजें दे दी थी, फिर हमने इंटरनल और एक्सटर्नल डॉक्यूमेंट्स भी देखे थे। तो कौन सा डॉक्यूमेंट्स है, किस तरह से आपके पास आता है, क्या उसका पर्पज है उस डॉक्यूमेंट को देने का, ये हमने थोड़ी बहुत चीजें पढ़ी थी। डन या नहीं? कितने कर लिए? ओके, चलो उसके आंसर देखते हैं। बिजनेस का प्राइम ऑब्जेक्टिव क्या लिखा? क्या लिखा है? आपने कहा दो कर लिए, नीचे वाला। व्हाट इज द बिजनेस प्राइम ऑब्जेक्टिव? प्राइम ऑब्जेक्टिव क्या है, ये हमने डिस्कस करा था। क्या है भाई? बिजनेस का प्राइम ऑब्जेक्टिव इज अर्निंग अ प्रॉफिट। मैंने आपको वो कहा था जब हमने बिजनेस में डिस्कस करा था ये। देन डिफाइन प्रॉफिट। प्रॉफिट क्या आपने डिफाइन करा है? ना चंदा, प्रॉफिट कहते किसे हैं? मैंने आपको इसकी एग्जाम्पल भी दी थी। अगर मैं एक मार्कर बना रही हूँ और उसकी कॉस्ट मुझे 10 रुपीज मिल रही है, 5% नहीं, मैंने जितने इजाफी उसको प्राइस में सेल करा है वो इसका क्या है? प्रॉफिट। तो इसके लिए हमने एक लाइन भी देखी थी। प्रॉफिट किसे कहते हैं? इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। हाँ, तो हमने एक लाइन उसके लिए पढ़ी थी। क्या लाइन लिखी हुई है ये क्या लाइन लिखी हुई है सेकंड पे आपके पास? ये ओवर एक्सपेंडिचर। सिंपली सिंपली यही चीज आपको रीडिंग के लिए बोली जाती है कि क्या चीजें उसमें इंपॉर्टेंट है उसको हाईलाइट करें। आपने ऐसे रीडिंग करी थी घर पे? अब एम वन को देख रहे हैं, दूसरे को निग्लेक्ट कर रहे हैं। तो मैंने ये एक बात कहती हूँ बेटा, बहुत बुरी तरह से ये खतरनाक तरीके से चुड़ैल बन के सामने आएगा कि तुमने मुझे क्यों नहीं देखा। तो जब नहीं देखोगे इसे तो ये आपसे मुंह मोड़ लेगा। मुंह मोड़ लेगा तो फिर बहुत खतरनाक तरीके से ट्रीट करेगा। इसलिए अगर आप दोनों क्लासेस ले रही हैं तो दोनों को ही रीड करें, दोनों को इक्वल टाइम पे, ताकि सेम टाइमिंग पे आपकी उसकी भी प्रिपरेशन हो, इसकी भी हो। ये हमने कितने टाइम पहले करा था? करा था ना? तो ऐसे तो नहीं होगा, ऐसे तो नहीं चलेगा। क्वेश्चन 1 to 15, 45 एंड 44 एंड 45, बिल्कुल लास्ट पर आए। प्रैक्टिस क्वेश्चन बैंक आपके पास आएगा, आपके पास बिल्कुल लास्ट पर जब आएंगे ना तो आपके पास ये आएगा। अब ये कहाँ पर आ रहे हैं आप नंबर नोट कर लें, 1 2 15 44 45। इन क्वेश्चंस के नंबर जरा नोट करें जल्दी से। 1 2 15 44 45। अब देखें, ये पीडीएफ मैंने ग्रुप में भी शेयर करी थी। अच्छा, जब बिल्कुल हमारे चैप्टर्स बिल्कुल खत्म हो जाते हैं इसी स्टडी टेक्स्ट में, तो बिल्कुल नीचे जब आएंगे 17 चैप्टर्स के बाद आपके पास एक इस तरह से आपके पास आएगा पूरा सेक्शन। इस सेशन में आपके पास दिए गए हैं प्रैक्टिस क्वेश्चंस और उनके आंसर्स भी क्वेश्चंस के बाद लिखे गए हैं। तो हमने अभी कौन कौन से क्वेश्चंस देखे? वन, वन है। वन जल्दी से इसको बताएं, ट्रेड डिस्काउंट किसे कहेंगे? ABCD क्या ऑप्शन है? आप जल्दी से इसको क्विकली देखें।
क्या है ट्रेड डिस्काउंट, क्या है आपके ऑप्शन के तहत क्या होगा? आप बताएंगी। ये ए है, a reduction in the invoice amount of money demanded from a customer, an optional reduction in the amount of money payable by a customer, a reduction by the supplier of the amount payable by a customer in return for prompt payment, या फिर an offer by the supplier to reduce the amount demanded on the invoice if certain conditions are fulfilled। ए, बी, सी या डी? सी है। अपने पास ओपन करें जल्दी से उसी चीज को। आपके पास होगी तो नहीं चलिए, ग्रुप में तो आई क्यों नहीं? चलो इसको अपने पास जल्दी से रिकॉर्ड कर ले, फिर हम इसको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस। कैश डिस्काउंट आपके लिए क्या है वो बताएं। वन था, टू था, और कौन सा था भाई? कौन कौन से क्वेश्चन मार्क करवाए थे मैंने? वन था और टू का आंसर आपके लिए, वन का आंसर आपने मार्क कर दिया। ठीक है, टू का बताएं। अ कैश डिस्काउंट इज व्हाट? A reduction in the invoice amount of money demanded from a customer, an optional reduction in the amount of money payable by a customer. C, a reduction in the amount of money demanded from a customer as shown on the supplier's invoice because of the customer's large reorder quantities. Or D, a reduction in the amount demanded from a customer as shown on the invoice as certain conditions have been fulfilled। आप बताओ प्लीज, ऑप्शन से रिलेट करके आप बताएं क्या है इसका। बी है कि ए है? ए, सेकंड वाले का लॉक कर दूं, फर्स्ट वाले का? बी या सी, कौन सा? आपने पहले सी बोला था, अब डी पर आ गई। चलो देखते हैं अब इसके आंसर्स। हम्म। वन के बारे में क्या पूछा था उन्होंने? क्या क्वेश्चन था? हम्म। वन का क्या है? ए, रिडक्शन इन द अमाउंट ऑफ मनी डिमांडेड फ्रॉम अ कस्टमर। बी का सेकंड वाले का क्या है? एन ऑप्शनल रिडक्शन, कैश अमाउंट मैंने कहा था क्या है? ऑप्शनल रिडक्शन है। क्लियर है? इस तरह से आपने तमाम क्वेश्चंस कर आने। आज क्लास का टाइम ज्यादा थोड़े नेट इश्यूज की वजह से ज्यादा नहीं ले सके। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में इन तमाम प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करके फिर आगे का काम करेंगे। आपके लिए क्या असाइनमेंट है, इसको अच्छे से रीड करिएगा, इनके पॉइंट्स को हाईलाइट करें, देन फिर आप क्विक क्विज पर आएंगे और फिर ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करें। क्लियर है? आज की क्लास यही तक रखते हैं। एनी क्वेश्चन? सॉरी। हाँ हाँ, नो इश्यू बेटा, आप दिखा दीजिएगा।